Yes, so very good evening to all of you. Welcome back. Please pay attention. तो हम लोग रिवाइज कर रहे थे लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड हमने फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज obviously the finding of equation of tangent and normal using derivatives already हमने कर लिया था, जिसमें एप्लीकेशन एज सच बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं डेरिवेटिव्स का, बेसिक एप्लीकेशन ही है। और बेसिक एप्लीकेशन सिर्फ इतना ही है कि आपको जो डेरिवेटिव से स्लोप मिलता है। एक मिनट रुकना। यस, तो स्लोप निकालने के लिए सिर्फ हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो पहले स्लोप निकालना है और कभी आपको हो सकता है पॉइंट निकालने को। तो स्लोप निकालना है तो कर्व का स्लोप निकलेगा पॉइंट ऑफ टैंजेंसी पर, क्योंकि कर्व का स्लोप हर पॉइंट पे अलग रहेगा। तो पॉइंट ऑफ टैंजेंसी पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे और उस डेरिवेटिव में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। तो उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप कितना है पता चलेगा, और वही स्लोप तो हमारे टैंजेंट का रहेगा। तो ऑब्वियसली टैंजेंट स्लोप और कर्व स्लोप सेम हो जाएगा। तो टैंजेंट का स्लोप मिला, बाकी सारा काम आपको पता ही है। एंड सिमिलरली आप अगर कभी ये स्लोप निकालने के लिए कुछ और तरीका दे देते हैं, तो उससे आपको वो पॉइंट ऑफ टैंजेंसी ढूंढने के लिए इसी का रिवर्स यूज करना है। यानी क्या, तो फिर से कर्व का फंक्शन दिया हुआ होगा, उसका डेरिवेटिव लो, उसके डेरिवेटिव में वो स्लोप इक्वेट करो, उससे आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट कर्व के इक्वेशन में डालो, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, पूरा पॉइंट मिल जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ, दोनों के इक्वेशंस आपके बन जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन भी हमने देख लिया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग कब रहेगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो। डिक्रीजिंग कब रहेगा, जब एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ऐसे भी सवाल पूछते हैं। तो व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए पहले आपको इंक्रीजिंग बोला है तो समझ जाना है, फंक्शन दिया है, फंक्शन को पहले डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स आएगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो मानो, जो भी एफ डैश एक्स है वो लिखो, ग्रेटर दैन जीरो के लिए एक्स की वैल्यूज निकालो, और जो भी एक्स की वैल्यूज आपको मिलेगी उन एक्स की वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सिंपल, समझा, पक्का। एंड फिर इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेवेन्यू में इंक्रीजिंग, कॉस्ट को डिक्रीजिंग, एक्स की क्या वैल्यू के लिए, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, वो आज हम बात करने वाले। और फिर उसके बाद तीसरा इस्तेमाल हमने देखा था मैक्सिमा मिनिमा। बताओ मैक्सिमा मिनिमा क्या था, तो सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली यहाँ पर हम यूज करते हैं टू फाइंड whether a function is maximum at a particular value of x or whether a function is minimum at a particular value of x। तो सर पहले इसके लिए f डैश एक्स f डबल डैश एक्स निकालना है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं। फिर f डैश एक्स को जीरो मानना है, कंसीडर करना है वो, उससे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है। वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो आई वो आपको f डबल डैश एक्स में डालनी है। अगर f डबल डैश एक्स उस वैल्यू ऑफ x पर निगेटिव आया तो आपका उस x की वैल्यू पर ओरिजिनल फंक्शन मैक्सिमम देगा, और अगर f डबल डैश एक्स उस x की वैल्यू पर पॉजिटिव आया यानी ग्रेटर देन जीरो आया तो उस x की वैल्यू पर आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। और मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है, वो वैल्यू ढूंढना है, तो वो x की वैल्यू डालो f ऑफ x में, जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन उसमें डाल दो, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम ढूंढना है तो जो भी x की वैल्यू पर वो मिनिमा था वो x की वैल्यू f ऑफ x में डालो, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सिंपल। सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक बात आपकी बोलनी रह गई कि अ फंक्शन कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग इंटरवल्स के लिए वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, अलग इंटरवल के लिए वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, और जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है कोई फंक्शन ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, विथ ऑल दैट सेड लेट्स कम टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है फैक्टर, और वो किसका फंक्शन होता है, बिकॉज वो जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव हमें लेना है जब भी उसका मार्जिनल हमें ढूंढना है। तो पहले ये लाइन में आपको पढ़ाना चाहूंगा कि जब भी मार्जिनल आएगा यूज डेरिवेटिव। मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कोई भी मार्जिनल हो। कितने मार्जिनल बोल दिए मैंने, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, propensity to consume and I think propensity to save, that's it। ये छह के छह मार्जिनल जब भी दिख रहा है आपको तो आपको डेरिवेटिव लेना है। किसका, तो सर जिस भी फंक्शन का मार्जिनल ढूंढना है, डिमांड का ढूंढना है तो डिमांड के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है,
सप्लाई का ढूंढना है तो डिमांड के सप्लाई के फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना है, यानी मार्जिनल किसका ढूंढना है, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल कॉस्ट, तो कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मार्जिनल रेवेन्यू तो रेवेन्यू के फंक्शन का। पर सर किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना, तो वो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव लेना है। इसीलिए ये पहले आपको एक टेबल बना के दिया है कि कौन सा फैक्टर किसका फंक्शन। तो डिमांड प्राइस का फंक्शन है, तो जब आप मार्जिनल डिमांड पूछ लोगे तो मार्जिनल डिमांड के लिए हम डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, करेक्ट। फिर वैसे ही मार्जिनल सप्लाई, सर हम मार्जिनल सप्लाई निकालने के लिए सप्लाई के फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड सो ऑन। तो बताओ डिमांड किसका फंक्शन है, प्राइस का, सप्लाई प्राइस का, कॉस्ट क्वांटिटी का, रेवेन्यू क्वांटिटी का, एक्सपेंस इनकम का, और सप्लाई भी इनकम का। ओके, जनरली प्राइस को P से डिनोट करते, क्वांटिटी को X से डिनोट करते, इनकम को I से डिनोट करते, और इधर भी आया ना चाहिए एक्चुअली, ये भी इनकम का ही है। आप कमाते कितना उस पर ही तो डिपेंड करता है कि आप कितना सेव करो, ठीक है सर। ओके, विथ ऑल दैट सेड आगे बढ़ता हूँ। तो बताओ फिर जब भी मार्जिनल आएगा क्या यूज करना है, डेरिवेटिव। तो मार्जिनल डिमांड कैसे आएगा, डिमांड ऑफ सॉरी डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। सर मार्जिनल सप्लाई डिमांड सॉरी डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी दैट इज एक्स। सर वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। यहाँ डी लिखा है तो कभी कभी आपका जो क्वांटिटी है वो डी यानी डिमांड से भी डिनोट हो जाता है और कभी कभी एक्स से भी डिनोट होता है। फिर आता है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज निकालना है तो टोटल को डिवाइड करोगे क्वांटिटी से तो एवरेज आएगा ना। मेरे को आपकी एवरेज कॉस्ट निकालनी है कि मैं आपको जब ये टाइम दे रहा हूँ इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी। तो मैंने पहले पूरी कॉस्ट निकाली, मुझे लगा 10,000 रुपये लग रहे हैं, और आप 50 बच्चे पढ़ रहे हो तो 10,000 डिवाइड बाय 50, मुझे पर बच्चे 200 रुपये लग रहा है। समझ में आ रही बात। तो एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सेम टोटल कॉस्ट फंक्शन यानी सी, इसको आप चाहे तो इधर ऐसा टी लिखो यानी टोटल कॉस्ट लगेगा वो, एंड डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो आपको मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ए लिखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे एम लिखेंगे। समझ में आ रही बात। जब भी मार्जिनल होगा डेरिवेटिव लेना है, एवरेज होगा टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा फिर, ये देखो एवरेज रेवेन्यू। सर एवरेज रेवेन्यू यानी क्या, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड। सर टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन बहुत बार आपको बनाना पड़ता है, क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हो आप तब आपको समझिएगा। टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपको बनाना पड़ता है। कभी कभी ये बोलते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू, तो आपको रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ता है। तो रेवेन्यू फंक्शन कैसे बनेगा, प्राइस इंटू डिमांड। अभी फिलहाल एवरेज रेवेन्यू बता रहा हूँ, तो रेवेन्यू टोटल आ जाएगा प्राइस इंटू डिमांड करके, डिवाइड बाय डिमांड करोगे तो बचेगा क्या, प्राइस। यानी एवरेज रेवेन्यू इज बेसिकली व्हाट, प्राइस। बट रेवेन्यू फंक्शन कैसे बना, सर प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी सोल्ड, मतलब ही प्राइस इंटू डिमांड से आपका रेवेन्यू फंक्शन बनेगा। क्योंकि ये रेवेन्यू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेंगे और फंक्शन आपको प्राइस का या डिमांड का देंगे, तो आपको वो प्राइस का या डिमांड के फंक्शन को प्राइस या डिमांड से, डिमांड या प्राइस से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल रेवेन्यू मिलेगा। और फिर वो टोटल रेवेन्यू फंक्शन को आपको यूज करना है जो भी ढूंढने बोला है, मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू जो भी बोला है, या टोटल रेवेन्यू को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला है तो वो फंक्शन यूज करो। मार्जिनल रेवेन्यू बोला है तो पहले उसका डेरिवेटिव लेके वो फंक्शन यूज करो, और फिर उसमें आगे जो भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है तो फिर डेरिवेटिव लो। बोलूंगा वो बात आगे। ओके, तो सर मार्जिनल रेवेन्यू डिमांड डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड, करेक्ट। वैसे अगर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का रिलेशन आपको कोई पूछ ले तो वो क्या है बताओ। तो मार्जिनल रेवेन्यू और एक तरीके से आ सकता है, एवरेज रेवेन्यू इंटू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रूफ के साथ मैंने आपको जब सिखाया था बताया था, वैसे आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी इन तीनों के बीच का संबंध है, क्या है बोलो, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू 1 - 1 अपॉन ई। और क्या मैं एवरेज रेवेन्यू की जगह पे प्राइस भी लिख सकता हूँ, हाँ। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू 1 - 1 अपॉन ई, करेक्ट है। एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नू से डिनोट किया जाता है। अभी नू ये सिंबल मिलता नहीं है जनरली वर्ड में जल्दी, तो मैंने ये नू एन लिख दिया था, बाकी ये नू ऐसा रहेगा। इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी अपॉन डी इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये फॉर्मूला याद है ना, माइनस पी अपॉन डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो ये तो बेसिकली आपका मार्जिनल डिमांड है,
और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्राइस अपॉन डिमांड के रेशियो से। अच्छा, यहाँ पे डी आपको पूरा प्राइस का जो फंक्शन है वही लिख देना है। फिर ये ना आपको पूछते हैं फाइंड इलास्टिसिटी एट प्राइस ₹4 या एट प्राइस ₹3। तो ऑब्वियसली प्राइस ₹4 पे बोला है तो पहले तो ये डेरिवेटिव निकाल के लाओ डी का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, वो सब आ जाएगा। फिर यहाँ पे पी की जगह डायरेक्ट लिखोगे 4, यहाँ डिमांड में प्राइस के फंक्शन में इसका, प्राइस के वेरिएबल में इसका फंक्शन दिया होगा वो फंक्शन लिखो, और यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव आया है डिमांड का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस वो लिखो, और फिर इनमें भी पी की जगह 4 डाल दो, आपको इलास्टिसिटी एट प्राइस ₹4 मिल जाएगा। थोड़ा समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, गुड। तो ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या इसी को मैंने ऊपर ई भी लिखा हुआ है? हाँ, ये यहाँ पे जो आपको ई दिख रहा है ये बेसिकली वही इलास्टिसिटी है, करेक्ट है? यस। ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, इस पे एमसीक्यूज डेफिनेटली बन सकते हैं, और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं वैसे तो अलग अलग, क्योंकि आप देखोगे अगर एमसीक्यूज जाकर तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है? और सोच भी सकते हैं हम कि एमसीक्यूज में से बहुत बन सकते हैं, तो आपको अगर कोई डाउट हो एमसीक्यू के तो लेंगे हम अब, ओके। और सर फिर आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको मैथमेटिकल लॉजिक में वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वैसे ही ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। वहाँ पे वो क्वांटिफायर्स का एक क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, वैसे ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, आपको भी आने के पूरे भर भर के चांसेस है। एमपीसी यानी क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, और उसमें मार्जिनल वर्ड लगा दिया तो उसका मतलब होता है कि आपकी इनकम जैसे चेंज होती है तो आपका कंजम्पशन आप क्या प्रोपेंसिटी से चेंज करते हो, दैट इज मार्जिनल चेंज इन योर कंजम्पशन व्हेन योर इनकम चेंजेस। तो ऑब्वियसली मार्जिनल वर्ड आया म्हणजे डेरिवेटिव लेना है, तो ऑब्वियसली सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे आएगा? डेरिवेटिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर फंक्शन या कंजम्पशन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू योर इनकम। इनकम को जनरली एक्स या आई से डिनोट किया जाता है, तो आपको एग्जाम में आई भी आ सकता है एक्स भी आ सकता है, तो डरना नहीं है, जो भी आएगा उसके रिस्पेक्ट में आपको चलने देना। ऑब्वियसली वहां पे सिर्फ वेरिएबल है, तो आई आया तो आई आ जाएगा, एक्स आया तो एक्स आ जाएगा, कुछ और आ गया तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना? यस सर, एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। कितना खर्च करोगे ये किस पे डिपेंड करता है? कितना कमाते हो, तो आपकी कमाई पे ही आपका खर्च डिपेंड करता है, बराबर है? हाँ, तो इसलिए खर्चा ये कमाई का फंक्शन होता है, करेक्ट है? तो सर हमें जब खर्चे का मार्जिनल प्रोपेंसिटी निकालना है तो खर्चे के फंक्शन को जो कि कमाई के ही वेरिएबल में दिया होगा, तो खर्चे के फंक्शन को कमाई से डिफरेंशिएट करना, विथ रिस्पेक्ट टू कमाई आपको डिफरेंशिएट, एमपीसी। मार्जिनल आया डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना? जिसका वो फंक्शन है, तो एक्सपेंडिचर किसका फंक्शन है? इनकम का, बात खत्म। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख के रख सकते हो, ठीक है? ये कभी कभी आई में भी दे देते हैं, ज़्यादातर ये आई में ही देते हैं, इनको आई पसंद है। लेकिन ये ना यहाँ पे खत्म नहीं करते कि सिर्फ एमपीसी ढूंढो, क्योंकि ये तो एक फंक्शन आएगा, ये वैल्यू बोलते हैं, ये बोलते हैं जब इनकम 5,000 है तो एमपीसी कितना बताओ। तो आपको पहले क्या करना, पहले तो एक्सपेंडिचर का फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू इनकम और निकालना एमपीसी का फंक्शन, और फिर उसमें आई की जगह डाल देना 5,000, तो आपको मिल जाएगा कि 5,000 पर हमारा जो एक्सपेंस है, 5,000 पर हमारा जो एक्सपेंस है वो कैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी दिखा रहा है, तो परसेंटेज में आएगी। ऑब्वियसली आप उसको इंटू 100 करके परसेंटेज में लिख सकते हो, या फिर वो ऐसे आएगी 0.625, 0.375, ऐसा कुछ आएगा ना, ठीक है? यस, ये हो गया पहला काम एमपीसी। वैसे एपीसी क्या होता है? तो सर एवरेज, एवरेज म्हणजे टोटल डिवाइड बाय, खत्म बात। तो क्या करोगे यहाँ पे EC यानी आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन डिवाइडेड बाय यानी कंजम्पशन फंक्शन डिवाइडेड बाय इनकम, एक्स यानी इनकम, या आई भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो बेसिकली ये फंक्शन है ना, ऐसा कुछ रहेगा 0.005 आई स्क्वायर प्लस 0.003 आई, तो इसको आप आई से डिवाइड कर दोगे, फिर ये आई डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग बांट दोगे, और फिर यहाँ से एक एक आई कट हो जाएगा, यहाँ से एक एक आई कट हो जाएगा, और ऐसा बचेगा, और फिर आई की जगह 5,000, 6,000, 2,000, 3,000, 10,000 जो भी बोला होगा डालोगे, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा। तो सर एवरेज में और मार्जिनल में फर्क क्या हुआ? एवरेज में और मार्जिनल में फर्क हुआ कि इसका आप डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू आई जब आप मार्जिनल ढूंढ रहे हो, और इसको आप डिवाइड बाय आई करोगे जब आप एवरेज ढूंढ रहे हो। समझ में आ रहा?
तो एवरेज और मार्जिनल में फर्क ये पड़ेगा कि ये 2 जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो आई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा, और एवरेज में ये उतना ही रहेगा। बाकी इधर से सिर्फ i हट जाएगा और हमारे मार्जिनल में भी i हट जाएगा, तो इधर ये सेम रहेगा एवरेज हो या मार्जिनल हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा जब आप मार्जिनल ढूंढ रहे हो, और ये नॉर्मल रहेगा जब आप एवरेज ढूंढ रहे हो। एग्जाम्पल याद आना चाहिए आपको, ठीक है? ओके, तो सर ये तो बढ़िया हो गया काम, एमपीसी एपीसी। अच्छा, सेविंग्स बताओ किसका फंक्शन है? कमाई का। कितना कमाते हो उस पर ही तो डिपेंड करता है कितना खर्च करोगे। तो सर कितना कमाते हो उस पर ही तो डिपेंड करता है कितना सेव कर पाओगे। नहीं सर, खर्चे पे सेविंग डिपेंड करती है। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर हम खर्चा कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम सेव कितना करेंगे। खर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। तो कमाई पे डिपेंड हुआ सेविंग कि खर्चे पे हुआ? बोलो ना, कमाई पे। सर हम 10,000 रुपये खर्च करते हैं, अरे पहले कमाओ तो सही, फिर 10,000 खर्च होगा ना। तो सेविंग्स का तो कोई सवाल ही नहीं आता है जब तक कमाते नहीं हो। तो खर्चा और कमाई दोनों किसके फंक्शन है? सेविंग्स। खर्चा और सेविंग्स दोनों किसके फंक्शन है? कमाई के। ठीक है ना? मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ तो मेरे शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप समझदारी रखना। ओके, तो बताओ एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे आएगा? सर डेरिवेटिव ऑफ सेविंग्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। सेम, लेकिन आपको एमपीएस कभी ढूंढना पड़ता नहीं है। क्यों? तो सर ये काम आता है उसमें। तो आपको है ना एमपीसी के लिए ये हमेशा एक्सपेंडिचर का फंक्शन देंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये एमपीसी के लिए आपको हमेशा एक्सपेंडिचर का फंक्शन देंगे, और बोलेंगे एमपीएस भी ढूंढो, बोलेंगे चारों ढूंढने के लिए, बट देंगे फंक्शन एक्सपेंस का। तो आप एमपीसी पहले ढूंढ लोगे ऐसा, और फिर 1 माइनस एमपीसी करके आ जाएगा कौन? एमपीएस। समझा? हाँ। एंड वैसे ही एपीएस भी आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, वैसे वो सेविंग्स अपॉन इनकम से होता है, बट एपीसी आप पहले ढूंढ लोगे एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम करके, उसमें इनकम की वैल्यू डालोगे जो भी बोला होगा 5,000 2,000 10,000, वो डाल के आपकी एपीसी आएगा, और फिर 1 माइनस एपीसी करोगे एपीएस आ जाएगा। याद रहेगा? हाँ। ओके, तो वैसे तो यहाँ पे मेरा सारा डिस्कशन होता है खत्म, बट अब होता है शुरू एक्चुअल डिस्कशन, क्योंकि आपको यहाँ पे दिक्कत आती है। वैसे दिक्कत वाली कोई बात है नहीं इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन में, बट फिर भी और थोड़ी चर्चा करते हैं, और एग्जाम्पल भी आप बोलोगे वो सॉल्व कर देंगे। तो सर आप पहले बताओ कहाँ आपको प्रॉब्लम आता है, मैं उसी से चालू करता हूँ। मैंने जो बोलना था वो तो बोल दिया, जब मार्जिनल तब डेरिवेटिव, कौन किसका फंक्शन बता दिया, और एवरेज तो टोटल डिवाइड बाय जो भी उसका फंक्शन है, जिसका भी वो फंक्शन है उसी से डिवाइड करना है, खत्म बात। इलास्टिसिटी माइनस पी अपॉन डी डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। इलास्टिसिटी ये कोई कोई प्राइस पे ढूंढने बोलते हैं, तो आपको पहले पूरी इलास्टिसिटी का फंक्शन बना लेना है, उसमें प्राइस की जगह जो प्राइस बोली वो डाल देना है, उस प्राइस पे इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी, एंड ऐसे ही चलते जाएगा काम। और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी तीनों का रिलेशन याद रखो, एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं। अब बताओ आपको दिक्कत कहाँ आती है? आपने बोला था कि सर हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में दिक्कत आती है। तो पूरा ही नहीं पढ़ा है तो पूरी दिक्कत है, वो बात अलग हो गई, बट बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। अब स्पेसिफिक आप बताओ, तो फिर मैं उस पर चर्चा करता हूँ। सॉल्व करने में कौन सा एग्जाम्पल? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, एक्सरसाइज कौन सी, उसमें का कौन सा एग्जाम्पल? ये लो आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज आ गई, और ये पूरी आपकी डिमांड सप्लाई वाली एक्सरसाइज है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स, मैक्सिमा मिनिमा के बाद। हाँ, बोलो कहाँ दिक्कत आती है, कौन सी एक्सरसाइज में दिक्कत आती है, कौन से एग्जाम्पल में? बताओगे तो फिर मेरे को समझे। कुछ तो बोलो। इसका 9 क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल, नहीं मिसलेनियस की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का 9। चलो ऐसा कुछ स्पेसिफिक बोलोगे तो फिर मैं थोड़ी चर्चा अच्छी से कर पाऊंगा। तो ये देखो क्वेश्चन, फिर ध्यान से सुनो एक एक बात और समझने की कोशिश करो, क्योंकि पहले आपने ध्यान दिया नहीं है, अब तो भी ध्यान दे दो। सर अब तो आप नहीं भी बोलोगे ना तो भी ध्यान देंगे, तभी तो 7:30 बजे भी बुलाए तो भी आए हम, है ना? नहीं तो कौन आता संडे को शाम को उसको छोड़ के। हाँ, फाइंड द प्राइस
मुझे क्या ढूंढना है? प्राइस। तो फाइंड द प्राइस फॉर द डिमांड फंक्शन d is equal to 2p plus 3 upon 3p minus 1 when elasticity of demand is 11 by 40. ध्यान देना, इलास्टिसिटी म्हणजे कौन? नू। बोलो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला म्हणजे क्या? अब फॉर्मूला याद नहीं तो भगवान आपका भला करे, दरवाजा खुला है, बाय टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है ना? यस, बट फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो आपका फॉर्मूला से ही शुरुआत है, तो फिर तो आप क्या करो, कटोरी, पानी, नाक और 5 मिनट, इतना तो निकाल ही सकते हो। कटोरी में पानी डालो, चुल्लू भर पानी में, वो कैसे करते वो भी बता दिया मैंने आपको प्रैक्टिकली। बस ऐसे पकड़ के रखना है, हलना नहीं। पानी फुल होना वाटी में और नाक पूरा अंदर। ठीक है ना? मैं कर चुका हूँ, तुम्हारे सामने भूत ही बैठा है मेरा। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये। अब तुम लोग करो। ओके, अब बात सुनो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है 11/14, यानी कि आपको माइनस पी अपॉन डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस दिया 11/14। बोले क्या प्राइस पे इतनी इलास्टिसिटी रहेगी? अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है भैया, वो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ना चाहिए था, उसका भी तो पेपर देना ही है आपको। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्योरेटिकली क्या होता है, यू नो, आई अज्यूम यू नो। ओके, उसके डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं, अलग अलग प्रकार की इलास्टिसिटी होती है। आपने फाउंडेशन में भी तो सीखा ही होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। ऑब्वियसली बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी होता है, जब कुछ नहीं बोले तो प्राइस, बाकी जब कुछ दूसरा बोलना है तो वो दूसरा बोलते हैं। तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, वो कौन सी प्राइस पे इतनी इलास्टिसिटी रहेगी ये बताओ। बोले तो सर हमें ये पी ढूंढना है बेसिकली, बट पी सिर्फ इधर ही आएगा क्या? नहीं, इधर भी तो आएगा ना। ये डी की जगह हम ये पूरा पी लिखेंगे, बोलो ना हाँ। हाँ, और सर यहाँ पे क्या आएगा, तो ये डी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ये आ जाएगा प्राइस के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, इस डी की जगह यही लिखेंगे और पी पी रहेगा। फिर इसको इधर उधर ऐसा वैसा सब सॉल्व करेंगे एंड ऑब्वियसली इज इक्वल टू 11/14। उससे अपने को मिलेगा क्या, प्री यानी प्राइस। अब करके दिखाता हूँ सॉल्व, ये देखो, बताओ डिमांड फंक्शन क्या दिया है, 2p + 3 अपॉन 3p - 1 बराबर। अभी लिखने का कैसा वो भी दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये डिमांड फंक्शन दिया है, तो तुरंत नीचे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p। तो कौन मिलेगा, dd/dp। बताओ यहाँ क्या होगा, u अपॉन v। अभी u अपॉन v नहीं आता भैया, माफ करो भैया बहना, माफ करो। ठीक है ना? सर फोड़ लो घर जाके अपना, अगर आपको u अपॉन v नहीं मालूम तो बताओ 3p - 1 इंटू 2 माइनस 2p + 3 इंटू 3। ये नहीं समझता किसी को तो कितनी बार मारोगे सर हमें, शाम के टाइम ऐसी बातें मत करो सर। चलो सॉरी, अभी नहीं करेंगे ऐसी बात, बट आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने u अपॉन वी, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन वी अप्लाई कर दिया, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 6p माइनस 2 माइनस 6p माइनस 9 डिवाइड बाय 3p - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, -11 अपॉन 3p - 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये कौन आ गया, ये डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस आ गया। नीचे क्या लिखेंगे, WKT विकेट। हाँ बस सर हमारी विकेट ही जाने वाली है, थोड़े ही दिन बचे सर। अब 10 दिन जनवरी के, नहीं 12 दिन जनवरी के और 10 दिन फरवरी, 11 तारीख से आपकी एग्ज़ाम, यानी कितने 22 दिन बचे। 22 डिवाइड बाय सब्जेक्ट्स कितने, 6। समझो इंग्लिश छोड़ दो, उसमें से उसकी क्या ही पढ़ाई करोगे आप, तो 5। तो हर एक सब्जेक्ट के बाद लिए आपके पास 4.4 डेज है, बराबर है ना? तो 4 डेज में से आप पूरा दिन तो नहीं पढ़ते हो, तो 4 डेज समझो आप 8 आवर्स पर डे पढ़ रहे हो, यू हैव 32 आवर्स पर सब्जेक्ट। बस
32 आवर्स पर सब्जेक्ट, उसमें से मेरे पास आप 2 घंटे आ जाओगे आप। तो वी नो दैट, बोलो क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, हाँ फॉर्मूला, माइनस पी अपॉन डी, जो डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये दिया 11/14 माइनस पी अपॉन 2p प्लस 3/3p-1, क्या मैंने d की जगह पे लिख दिया, हाँ, इंटू -11/3p-1 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर है, ये मैंने डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस यहाँ लिख दिया इसकी जगह पे, करेक्ट। बताओ ये एक एक क्या हो जाएगा, कैंसल। अभी क्या करने का इसको, सॉल्व, और क्या ढूंढने का, p करे। अब बताओ इसमें ये सॉल्व करना नहीं आता है आपको, या यहाँ तक पहुंचना नहीं आता है, पता है क्यों पूछा, कॉम्प्लिकेटेड, नो माय बाप रे, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। क्या करा उसमें मैंने, कुछ भी नहीं, यू अपॉन वी अप्लाई किया, डी डी अपॉन डीपी निकला, इलास्टिसिटी दिया हुआ है, इलास्टिसिटी में डी की जगह पे वैल्यू डाली, डी डी पे डीपी की जगह वैल्यू डाली, बात खत्म। ये के कैंसिल हो गया, बचा ये सब है, अब इसको सॉल्व करके पी निकलेगा, चलो वो भी कर ही देते। 11 इंटू, बोलो ये दोनों उधर चल जाएंगे, हेलो, अच्छा रुको, हेलो, 11 11 कट, ये दोनों उधर, 2p प्लस 3 × 3p-1 इज इक्वल टू 14p, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 14 उधर जाके 14p हो जाएगा। हाँ बोलो, 6p² माइनस 2p प्लस 9p म्हणजे 7p, 7 में p ऐसा, -3 इज इक्वल टू 14p। चलो 14p इधर आ जाओ, तो 7p - 14p -7p, -7p -3 इज इक्वल टू 0, 3 से जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 2 7, करो 6p² -9p प्लस 2p -3 इज इक्वल टू 0, 3p कॉमन, 2p -3 -1 कॉमन, नहीं प्लस 1 कॉमन, 2p -3 इज इक्वल टू 0, तो 2p -3 इज इक्वल टू 0 और 3p + 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 3/2 और p इज इक्वल टू -1/3। बट हाउ कम प्राइस कैन बी निगेटिव, पैसे दे के चीज बेच रहे हो, बताओ आपकी दुकान कहाँ है, मैं आ जाऊंगा उधर, अब पैसे भी देना और वस्तु भी देना, ऐसा नहीं होता है, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर फॉर प्राइस 3/2 रुपीज यानी 1.5 पर यूनिट, द इलास्टिसिटी विल बी 11/14। आई एब्सोल्युटली डोंट थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड है। इफ यू थिंक तो कहीं तो आपकी सोच में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बताओ क्यों ऐसा लगा ये देख कर कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या प्रॉब्लम लगा उसमें एग्जैक्टली, ये बताओ। आता है तो कुछ तो पूछना, फिर आप भी घड़ी घड़ी पूछ रहे थे, पूछो पूछो पूछो, तो पूछ लिया, ऐसा है क्या, बताओ ना, मैं सच्ची पूछ रहा हूँ, आता है ना, ठीक है, बड़े शर्मीले हो आप। मैक्सिमा और मिनिमा, एग्जाम्पल बोलो, नंबर बोलो, कुछ ना कुछ तो पूछ। हाँ बोल केजल। एक्सरसाइज का फोर्थ, एक क्वेश्चन और आया है, फोर्थ, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चलो ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस हो जाएगा ना, दोनों सेम ही है, तो इसको मैक्सिमा मिनिमा कर देता हूँ, इसमें ही मैक्सिमा मिनिमा भी डिस्कस कर लेंगे, चलो ये तीसरा कुछ तो ऐड कर देंगे अपन। आइए ये क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स, बोलो एक्स क्या है, क्वांटिटी, इतने आइटम ये बनाती है, बराबर है कि नहीं, हाँ, जैसे मैं आइटम्स बना रहा हूँ वैसा अब भी ये एक्स आइटम्स बनाती है, एट द, सब आइटम ही हो आप, ठीक है ना, आपके दिमाग बहुत ही अलग है, प्रेम आइटम, कुशल, कहानी सुनते रहता है, अन पूछा तो बोले पूरा चैप्टर डाउट है, इससे कैसे होगा तेरा,
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 180 प्लस 4x। तुरंत 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 गिवन टोटल कॉस्ट PT 180 प्लस क्या दिया है 4x, 180 प्लस 4x, x यूनिट्स बनाने की ये टोटल कॉस्ट है। बोला क्या? म्हणजे आप बोलोगे एक यूनिट बनाना तो कितना पैसा लगता है बताओ, 184, क्योंकि इधर 1 आ जाएगा ना। फिर 2 यूनिट बनाना तो 2 4 जा 8, यानी टोटल कॉस्ट 188, म्हणजे आपको 180 रुपए तो लगता ही है, और हर यूनिट के पीछे 4 रुपए लगता है। ऐसा आपका ये टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है। तो ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट और ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपने, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो लगनी ही लगनी है, म्हणजे 0 यूनिट्स बनाओगे तो ये कुछ नहीं लगेगा, बट 180 लगेगा। सर ये सब मत पढ़ाओ आप ये सॉल्व करके दिखाओ बस। तो 180 प्लस 4x, 180 प्लस 4x टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया। आगे पढ़ो, x आइटम्स हम बना रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। और क्या है? द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज p इज इक्वल टू 240 माइनस x। डिमांड फंक्शन p is equal to 240 minus x, that is x is equal to 240 minus p। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। डिमांड फंक्शन, तो डिमांड मतलब कौन? x। डिमांड मतलब कौन? x, क्वांटिटी डिमांडेड यानी x, दैट इज डिमांड फंक्शन, बराबर है। डिमांड x की चाहिए। अब सुनो, डिमांड फंक्शन x, लेकिन डिमांड फंक्शन बोल के ये प्राइस लिख के दे रहे सर, कि प्राइस इज इक्वल टू 240 माइनस एक्स। यानी अगर मुझे 10 यूनिट बेचने हैं तो कितने में बेचना है? एक 230 में, इससे वो आएगा। 10 यूनिट बेचने तो एक्स की जगह 10 डालो, क्वांटिटी 10, तो 240 माइनस 10, तो 230 में एक बेचना पड़ेगा जब 10 बिकेंगे। अच्छा तो 20 बेचने हैं तो फिर एक कितने में बेचना पड़ेगा? 220। तो देखो 230 से कीमत कम हो गई, क्योंकि ज्यादा बेचना है तो कीमत कम रखनी पड़ती है। समझते हो ना? इतना कॉमन सेंस तो इकोनॉमिक्स में। हाँ, तो सर ये तो एक्चुअली प्राइस का फंक्शन हो गया, इसी को डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। बट आपको अगर सर ये डिमांड के ही लैंग्वेज में चाहिए तो आप कर दो ना, एक्स को इधर ले लो, प्राइस को उधर डाल दो, तो एक्स इज इक्वल टू 240 माइनस पी। ये समझा? पक्का? अच्छी से एकदम श्योर? पढ़ो आगे। हाँ, तो अब सर डिमांड फंक्शन आया, कॉस्ट फंक्शन आया। ये डिमांड फंक्शन से ये जो प्राइस इन्होंने दिया है, ये एक यूनिट का है कि पूरे एक्स यूनिट्स का है? ये एक यूनिट का है। ओके, फाइंड एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, फॉर विच प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, फॉर विच रेवेन्यू इज मैक्सिमा। अब देखो मैक्सिमम, अब देखो मैं क्वेश्चन ऐड तो कर रहा हूं, बट वो क्वेश्चन इस रिस्पेक्ट में इस डेटा से सॉल्व होगा नहीं होगा मालूम नहीं, मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बताने के लिए ऐड कर, तो थोड़ा समझदारी रखना, ठीक है ना? हाँ, और ऐड कर दूं कुछ? बोलो। मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमा, ऐसा डाल देते। मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, यानी क्या करने बोला है? ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढो जिस पे रेवेन्यू इंक्रीजिंग रहेगा, जिस पे प्रॉफिट इंक्रीजिंग रहेगा, जिस पे रेवेन्यू मैक्सिमम रहेगा, और जिस पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम रहेगा। अच्छा, इधर रेवेन्यू लू कि मार्जिनल रेवेन्यू लू? आप बोलो। सर सिर्फ रेवेन्यू लिया तो क्या और सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू लिया तो क्या, दोनों में फर्क क्या है? रेवेन्यू लिया तो प्राइस इंटू डिमांड, खत्म बात। मार्जिनल रेवेन्यू लिखा है क्वेश्चन में तो पहले प्राइस इंटू डिमांड से रेवेन्यू फंक्शन, फिर उसका डेरिवेटिव लेके मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, और फिर उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चालू होंगी। म्हणजे 4 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। पहले रेवेन्यू फंक्शन बनेगा उसका, पहले 3 बार होगा। पहले रेवेन्यू फंक्शन बनेगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल के मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, फिर मार्जिनल रेवेन्यू आने के बाद में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए और 2 बार डेरिवेटिव होगा, यानी 3 बार डेरिवेटिव हो जाएगा एक ही फंक्शन का। बट वो कुछ मुझे गलत नहीं है, वो करना पड़ेगा वैसे। तो सर अभी आप एक काम करो, रेवेन्यू फंक्शन ही लो, मार्जिनल मत करो। मार्जिनल के लिए हम कर लेंगे कि सिर्फ और एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर देना है पहले, तो रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू बनेगा, और फिर मार्जिनल रेवेन्यू के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा करना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वहां से शुरू होगी। तो आपको ना माइंड में एक बात फिट करो,
जो भी उन्होंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम बोला है, पहले उस फंक्शन तक पहुंचो, पहले देखो वो फंक्शन आया क्या। कुछ भी उठा के कुछ भी नहीं करना है यहां से। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बोला है तो रेवेन्यू का फंक्शन लगेगा। यहाँ पे रेवेन्यू का फंक्शन दिया है क्या कहीं पे? नहीं सर, ये कॉस्ट है, ये प्राइस फंक्शन यानी डिमांड फंक्शन है, तो रेवेन्यू फंक्शन तो है ही नहीं। तो पहले रेवेन्यू फंक्शन बनाओ, फिर यहां से आगे क्वेश्चन चालू होगा। समझ में आ रहा है? यानी जो बोला है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मानना पड़ेगा। ऐसे अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो सर प्राइस आ गया, उससे मैंने डिमांड फंक्शन बना दिया और टोटल कॉस्ट फंक्शन दे दिया है। अब मुझे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग के लिए मुझे फंक्शन पहले रेवेन्यू फंक्शन लगेगा। तो मुझे बताओ, वी नो दैट, या पहले आप एक काम कर सकते हो, लेट आर बी द रेवेन्यू फंक्शन, चलेगा ना ऐसा? तो आर इज इक्वल टू, बोलो कैसे आता है, प्राइस इनटू डिमांड। हेलो, पक्का? यस सर। हमें इन्होंने ढूंढने क्या बोला है? एक्स। तो मुझे बताओ ये वाला फंक्शन यूज करूं या ये वाला फंक्शन? मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो। मैं अब इस रेवेन्यू फंक्शन को दो तरीके से लिख सकता हूं। ये जिसको समझ गया उसका बेड़ा पार है। इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, प्राइस इनटू डिमांड या फिर प्राइस इनटू डिमांड। प्राइस पी और डिमांड यानी एक्स। प्राइस 240 माइनस एक्स और डिमांड यानी एक्स। दोनों समझ में आ रहा है? दोनों सेम है, दोनों में फर्क नहीं है, बराबर है। पर मुझे ढूंढना क्या है? प्राइस की क्वांटिटी, प्राइस की क्वांटिटी, क्वांटिटी म्हणजे एक्स, गावठी एक्स म्हणजे क्वांटिटी, बोलते भी नहीं तुम लोग। प्राइस की डिमांड यानी क्वांटिटी, क्या ढूंढना है मुझे एग्जैक्टली? क्वांटिटी। तो क्या मैंने ये यूज करना चाहिए या ये यूज करना चाहिए? मैं बता रहा हूं ये नहीं करेंगे यूज हम। तो सर फिर आपने क्यों बनाया? बना दिया भाई, लग गया कभी तो। समझ में आ रही कुछ बात? हाँ, तो ठीक है। तो प्राइस इंटू डिमांड से रेवेन्यू आएगा, तो बोलो प्राइस कितना, 240 माइनस एक्स पी दिया है ना उन्होंने क्वेश्चन में। हाँ, और डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड म्हणजे एक्स, क्वांटिटी। हेलो, यस। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 240 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सर मल्टीप्लाई मत करो, हम यू इंटू वी अप्लाई करेंगे, चुप बैठो, इधर सीधा होगा ना काम। तो ये आपका रेवेन्यू फंक्शन आया। हो गया क्या आंसर? नहीं, ये कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग रहेगा ये बताना है। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे लिखेंगे फॉर रेवेन्यू टू बी इंक्रीजिंग, या पहले क्या करो, पहले काम कर लो, पहले डिफरेंशिएट कर लो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? सर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो पहले डेरिवेटिव निकाल रहे, तो डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो 240 माइनस 2x। ठीक है, हाँ। अब बताओ फॉर रेवेन्यू टू बी इंक्रीजिंग, चलेगा ना ऐसा? ये लिखो पूरा, फॉर रेवेन्यू टू बी इंक्रीजिंग dr by dx should be greater than 0. That is 240 minus 2x should be greater than 0. Adding 2x on both side. जब आप 2x ऐड कर रहे हो, मतलब आप जब ये इनइक्वालिटीज में, इन इक्वेशंस में दोनों साइड कुछ ऐड करते हो तो इन इक्वेशन चेंज नहीं होता, यानी वो इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही रहता है। दोनों जगह कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी इन इक्वेशन का साइन सेम रहता है। जब दोनों साइड आप कुछ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो भी आपका इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, वैसे ही रहेगा वो। पर जब आप दोनों जगह निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो वो घूम जाएगा, ऐसे का ऐसा हो जाएगा, ऐसे का ऐसा हो जाएगा। और मैंने ये आपको बहुत लॉजिकली समझाया है। पर क्या होता है, तब जब आग नहीं लगी थी ना, इसलिए कोई कुआं नहीं खोद रहा था, ध्यान नहीं देता है पूरा अच्छे से बच्चा। जैसे 2 इज लेस देन 3, पर जैसे ही मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ये वैलिड है अब? नहीं, क्योंकि -2 इज ग्रेटर देन -3। तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते से ये साइन बदल जाती है।
तो आपको याद रखना है। बट अभी मुझे ऐसा करने की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं, अब दोनों जगह 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन सेम रहेगा। देयरफॉर फॉर x लेस देन, तो देखो दैट इज ऐसे चलते रहेगा और फिर लिखेंगे देयरफॉर फॉर x लेस देन 120, फॉर x लेस देन 120 द रेवेन्यू विल बी इंक्रीजिंग। तो 120 से कम क्वांटिटी बेचोगे तो रेवेन्यू क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। अब सर रेवेन्यू मैक्सिमम कब होगा ये भी बताओ। तो मैं क्वेश्चन जो थर्ड लिखा हूं उसे पहले सॉल्व कर दे रहा हूं, चलेगा ना? प्रॉफिट इंक्रीजिंग अभी 2 मिनट में करता हूं, पहले रेवेन्यू इज मैक्सिमा सॉल्व करते हैं। अब तो बताओ रेवेन्यू मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा? सर पहले तो रेवेन्यू फंक्शन लगेगा एज यूजुअल प्राइस इनटू डिमांड। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है तो एक्स के नेचर में ही आप फंक्शंस लिखोगे, तो प्राइस को लिखेंगे 240 माइनस एक्स और डिमांड को लिखेंगे एक्स, तो रेवेन्यू फंक्शन तो सेम मेरा वही है। और यही मैं क्वेश्चन बदल दूं और आपको पूछूं फाइंड द प्राइस फॉर विच द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, क्या कीमत पे बेचूं कि मेरा रेवेन्यू इंक्रीजिंग होगा? तो अब आप रेवेन्यू फंक्शन कैसे बनाते? पी के फॉर्म में बनाते ना, आपको समझ आना चाहिए। ओके तो सर 240x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन आ गया? आर। अभी इसको क्या करना, इसको क्या करना? ये मैक्सिमम कौन सी वैल्यू पे रहेगा ये पूछा है, तो इसको क्या करना? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो डी आर बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 240 माइनस 2x। फिर वापस क्या करना? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर आर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 बराबर। अब क्या करेंगे? कॉन्सीडर मैक्सिमा मिनिमा। स्टेप समझ रहे हो क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पहला क्या काम था? फाइंड एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स। फिर एफ डैश एक्स को क्या मानेंगे? 0 माना, अभी वही कर रहा हूं। सॉरी म्हणजेच क्या? म्हणजेच क्या? म्हणजेच क्या? बराबर है कि नहीं? हाँ। तो बताओ x क्या आया? 120। कब? जब एफ डैश एक्स को क्या माना? अभी x की वैल्यू क्या डालने की? एफ डबल डैश एक्स में। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, आप इसको नाम दे दो एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स लिखो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। ये सब सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है, बताने का, लिखने का तरीका है। तो नाउ पुट दिस वैल्यू इन डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें कहीं पे एक्स दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो क्या ये -2 ही रहेगा? हाँ, यानी लेस देन 0 ही रहेगा। हाँ, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 120 आपका फंक्शन क्या रहेगा? मैक्सिमम। बिकॉज एट एक्स इज इक्वल टू 120 आपका एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, इसीलिए आपका रेवेन्यू फंक्शन कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम रहेगा? 120। सिंपल। इतना आसान है ना ये, तो नींद में से उठा के भी बोलोगे कि सर ये बताओ, तुम बता दो, आपको भी आना चाहिए। आएगा, मैं आऊँगा नींद में उठाने आपको, ठीक है ना? आप कितने बजे उठ के पढ़ रहे हो वैसे सुबह भी? 6, 5, 4, 3, अच्छा आगे हो क्या? 7, 8, 9, 10। बाप, हो गया तुम्हारा कल्याण। अगर तुम 10 बजे उठ के पढ़ रहे हो तो रात को लेट छोड़ रहे हो। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद रात को लेट पढ़ना। ठीक है, आपको पसंद है तो करो, कभी भी करो भैया, पास हो जाओ बस। ये बताओ, क्या आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 मिला तो ऑटोमेटिकली आपका फंक्शन मैक्सिमम हो गया एट एक्स इक्वल टू 120? खत्म। अब सेकेंड क्वेश्चन, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो कैसे सोचना? कैसे है सर? पहले हमें ये देखना है कि प्रॉफिट का फंक्शन है क्या हमारे पास। तो प्रॉफिट के फंक्शन को पहले लेट कर देंगे, कुछ तो नाम दे देंगे पी। तो लेट द प्रॉफिट फंक्शन बी पी। तो पी इज इक्वल टू कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना था? 240x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस टोटल कॉस्ट कितनी दी है? 180 प्लस 4x। कहा दिए सर? अब ऊपर क्या लिखा था फिर मैंने? टोटल कॉस्ट 180 प्लस 4x बराबर है। हाँ, तो सर ये थोड़ा माइनस माइनस करो, क्या आता है? तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 236x माइनस 180, ये कौन आया? प्रॉफिट फंक्शन आया। अभी प्रॉफिट क्या बोले? इंक्रीजिंग के लिए x ढूंढो, तो पहले क्या करना पड़ेगा?
सर इसका डेरिवेटिव लगेगा ना, क्योंकि कोई भी फंक्शन तब इंक्रीजिंग होता है जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, बराबर। हाँ, तो इफ प्रॉफिट इज टू बी इंक्रीजिंग दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, बराबर। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, फॉर प्रॉफिट टू बी इंक्रीजिंग डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी क्वांटिटी should be greater than 0. So obviously that is minus 2x plus 236 should be greater than 0. हाँ, अभी क्या करेंगे सर, adding 2x on both sides. So 236 is greater than 2x. So 118 is greater than x. Therefore for x less than 118 profit will be increasing. समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? सर हमारे एक सवाल है सर। बोला पूछो। सर अभी आपने बोला x इज इक्वल टू 120 पे रेवेन्यू मैक्सिमम रहेगा, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं x लेस देन 118 पे प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। तो रेवेन्यू मैक्सिमम तो प्रॉफिट मैक्सिमम ही होता है क्या? सर ज्यादा पैसे आ रहे तो ज्यादा कमा रहे। तुमने इकोनॉमिक्स बहुत ही घटिया पढ़ा है, ये पक्की बात हो जाएगी फिर। सर ज्यादा बेच रहे तो ज्यादा कमा रहे जरूरी नहीं होता है, इक्विलिब्रियम जरूरी होता है। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात? बहुत ज़्यादा बेचने पे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अगर आप 120 बेचोगे तो शायद उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, तो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं रहेगा। हाँ, पर उस पर पैसे आपको जो मिलेंगे वो मैक्सिमम रहेंगे, तो उसमें से जाएंगे भी ना। तो जब आप 118 से कम बेचोगे तो आपको जो आएंगे उसमें से जो जाएंगे, जो बचेगा वो ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिट सबसे ज़्यादा तब रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा द प्रॉफिट। अगर मैक्सिमम ढूंढना है तो उस पर भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। थोड़ा आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो, एक होता है मेरा समझाना और एक होता है आपको करते आना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको सॉल्व करते आना प्रैक्टिस से ही होगा। एक मिनट, हेलो, यस, और बोलो कोई का क्वेश्चन। हाँ, मिसलेनियस का फोर्थ का सेकंड है क्या उसमें? फोर्थ ये वाला, find the equation of normal to the curve y is equal to root x minus 3 which is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 4 is equal to 0. ओके, कोई मैं बोलूँ कब से इतना बैठे हो तुम लोग, कैसे बैठे जा रहे हैं? आइए अब इधर ध्यान देंगे। क्या ढूंढना है बोलो? नॉर्मल कर्व का इक्वेशन दिया है, और ये नॉर्मल क्या है किसको? इस लाइन को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन। ओके, क्या इधर मैं टेंजेंट भी ऐड कर दूं? हाँ, चलो। अभी समझो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है, ऐसा करें सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ रहे हैं, तो समझो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आया है, तो वैसे सॉल्व करता हूँ पहले, फिर आपको लिख के भी दिखाता हूँ। ठीक है, डरना नहीं है। तो सुनो, देखो, जिनके दिमाग की नसें थोड़ी कमज़ोर है वो बच्चे सो जाए, तो ध्यान ना दे इधर। हमें जो बोलूँगा वो जिसको ये आता है, जिसने रिवाइज किया है, उसको समझ में आएगा। पहले तो बताओ क्या ढूंढना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टैंजेंट। क्या लगता है उसके लिए? स्लोप और पॉइंट दोनों भी है क्या? नहीं। तो पहले स्लोप की बात कर लेते हैं क्योंकि वो आसान है ढूंढना। तो सर नॉर्मल जो है ना वो हमारे एक लाइन को परपेंडिकुलर है, उस लाइन का इक्वेशन दिया है। तो एक जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन है विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब ऐसे फॉर्म में इक्वेशन रहा तो उस लाइन का स्लोप जो है वो आता है कैसे? माइनस ए अपॉन बी से। तो ऑब्वियसली इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा बताओ? माइनस ए अपॉन बी, दैट इज -2, 3 2 जा 6। इस लाइन का स्लोप -2 है, और हमारा जो नॉर्मल है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है।
तो उसका रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन स्लोप आएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2। मैं इतना भी लिख रहा हूँ, पर ये मैं एमसीक्यू में नहीं लिखूंगा, फिर मुझे आपको बोलना और दिखाना है, इसके लिए लिख रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2। तो टेंजेंट भी पूछा है समझो, तो टेंजेंट का स्लोप तो पैरेलल हो गया ना उसको, उस लाइन को, या नॉर्मल को परपेंडिकुलर होता है, तो उसको तो पैरेलल ही रहेगा। फिर भी आपको इसका रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन करना, कर लो, -1/2, -2 सॉरी। ये आगे दोनों के स्लोप। आता बारी पॉइंट जी, पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तभी स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा दूसरा कोई तरीका लगा लेते हैं सर, बताओ फिर। कोई तरीका है ही नहीं। तो अब स्लोप एक्चुअली हम टेंजेंट का ढूंढते कैसे हैं, ये बात आप समझो। हाँ, यहां पूछा इक्वेशन सिर्फ नॉर्मल का है, पर टेंजेंट के बिना कुछ होना नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टेंजेंट के स्लोप से ही मिलेगा। आप नहीं तो ये जैसे 1/2 लेके बैठे रह जाओगे, तो बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो मेरे को टेंजेंट बोला नहीं है, पर फिर भी मेरे को उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, और वो इसको पैरेलल रहेगी, इसको परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप -2। अब इसका स्लोप आता कैसा है, तो सर कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव बताओ। कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, तो इसका डेरिवेटिव बताओ। हाँ, 1/2√x-3, x-3 का पांचों डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो क्या आएगा 1। तो ऑब्वियसली 1/2√x-3, ये किसका डेरिवेटिव, कर्व का। अब ये जो कर्व है, इसका स्लोप इस पॉइंट पर टेंजेंट के साथ इक्वल रहेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए ए और बी, ठीक है, इतना लिखना नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। हाँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए और बी। तो जब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप इस कर्व के डेरिवेटिव में डालोगे, तो ये पॉइंट पे ये कर्व का स्लोप कितना मालूम पड़ेगा, जो कि टेंजेंट के स्लोप के बराबर रहेगा, जो कि ऑलरेडी मेरे को मालूम है कितना है, -2, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप मालूम है, ऊपर से लाया मैंने। तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे x की जगह कौन आ जाएगा, a, करेक्ट है। तो सर पहले तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, या वैसा नहीं करना तो -2 उधर से इधर लेके आओ, और ये √a-3 उधर चल जाएगा, तो ये -1/4 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये 16 हो जाएगा, ये a-3 रहेगा, ये -3 उधर जाके +3, बोलो ना हाँ। 16 3 48 +1 49/16, ऐसा ही कुछ आएगा, यानी ए कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 49/16। अब मुझे चाहिए क्या इसका, वाई कोऑर्डिनेट। ए कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। कैलकुलेशन सही था ना, एक बार चेक कर लेता, नहीं तो और बाद में रह जाएगा। तो वापस से 1/2√a-3, तो ऑब्वियसली वो -2 इधर से इधर आके मल्टीप्लाई, √a-3 उधर, squaring both sides will eliminate the root and this will become 1/16, that too positive। -3 उधर जाके +3 will give me a, यानी the x coordinate। 16 3 48 +1 is 49/16, it is absolutely correct। तो x कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया उस पॉइंट का। अब उसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा सर, ये बड़ी कश्मकश वाली बात है। क्या कश्मकश है, फालतू बात है। क्या ये कर्व पर ये पॉइंट आ रहा है, हजारों बार बोला है कि जब किसी एक ज्योमेट्रिकल लाइन पर या कर्व पर कोई पॉइंट आता है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये पॉइंट क्योंकि कर्व पर है और इसका x कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो ऑब्वियसली इसका y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए इसमें मैं x की जगह 49/16 डाल दूंगा, तो क्या मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हाँ, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49/16 -3। 16 3 48, 49 - 48 1/16, यानी 1/4। तो y कितना आया 1/4। तो इसका y कोऑर्डिनेट 1/4 और x कोऑर्डिनेट 49/16। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बताओ नॉर्मल का स्लोप 1/2, पॉइंट 49/16 1/4। ओके, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलो, y - y1 इज इक्वल टू m। m कितना था नॉर्मल का, नॉर्मल का पहले बना रहा हूं, तो नॉर्मल का स्लोप 1/2 है, तो 1/2 इंटू x - x1। ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, तो सर वैसे मैंने लिखा काफ़ी कुछ है, क्योंकि समझाने में तो लगना पड़ा, पर ये आपको बहुत फास्ट करना है अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है। तो y - 1/4 इज इक्वल टू क्या x/2 माइनस 49/32 हो जाएगा ये। इसको या फिर ऐसा नहीं करना, तो ये ऐसे ही रहने दो, वो 2 उधर से इधर लेके आ जाओ,
तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1/2, ऐसा कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू, या ये उधर लेके जाओ, तो x माइनस 2y माइनस 49/16 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 8/16 माइनस 49 प्लस 8 माइनस 41/16, तो इज इक्वल टू 0। ऐसा दिया गया, देखो आंसर। या और ऐसा भी कर सकते हैं, 16x माइनस 32y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। तो 16 मैंने डिनोमिनेटर सेम करके उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा दिया है क्या? ये भी करेक्ट है, ये भी आपने ऐसे भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, सिंप्लीफाई किया तो और भी अच्छा। समझा? अब इसी का टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है, वो कोई बड़ी बात नहीं सर। अब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस x1, बस इसको सॉल्व करो, काम खत्म होगा, ये तो आ जाएगा। मेन जो काम था वो था ये ढूंढना, ये याद रहा आपको। अब कैसे ढूंढते हैं? टेंजेंट का स्लोप मालूम, कर्व का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे स्लोप कैसे ढूंढते? तो सर कर्व के इक्वेशन के डेरिवेटिव में टेंजेंसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल के, लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी ए कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई, इसमें डालो x की जगह पे x या a, सॉल्व करो मिलेगा x, पर ये डेरिवेटिव निकालने के बाद, हाँ a मिलेगा मतलब x कोऑर्डिनेट मिला, x कोऑर्डिनेट मिला मतलब बस, और कुछ नहीं चाहिए। y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए कर्व के इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट डालो, y कोऑर्डिनेट मिलेगा, पॉइंट मिला, स्लोप मालूम है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ, इक्वेशन आएगा। और कोई सवाल? बोलो। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कर्व में अगर x और y दोनों रहे तो वैसा आपको नहीं करते आएगा सॉल्व। हाँ, पर उसमें फिर आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया होगा, फिर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू डालनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बताओ कौन सा? हाँ, सेकेंड ना। आओ, एक एक डाउट आ रहा है कि सर वो एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, किसकी दो वैल्यूज आ रही हैं? तो दोनों पॉइंट से दो इक्वेशन बनेंगे, फिर दो पॉइंट है ना, दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर दो आ गए तो इधर से भी टेंजेंट जा सकती है, उधर से भी टेंजेंट जा सकती है, तो दो टेंजेंट हो गई, तो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन। अब यहाँ क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पर कितने इक्वेशन दिए ऑप्शन में? तो ऑब्वियसली अब देखो, इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब लोग ध्यान देंगे, एक मिनट, पर मेरे को समझाना भी है तो मुझे लिखना तो पड़ेगा ही, आपने थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, तो आपको दिमाग में करना है। सुनो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये रही कर्व, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इस लाइन का स्लोप बोलो पहले, माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी, तो ऑब्वियसली हो जाएगा 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद में ये जो इक्वेशन दिया है इसका डेरिवेटिव बोलो, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हेलो, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x अपॉन 2y, 2 कैंसिल, दैट इज -x अपॉन y। अभी इसमें जब वो कोऑर्डिनेट्स हम डालेंगे तो स्लोप मिलेगा, बराबर है? हाँ, और स्लोप ऑलरेडी पता है कितना, 2, तो ऑब्वियसली दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, 2, -x अपॉन y 2 हो जाएगा ना, एट x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू y, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स डालने के बाद आपको ये क्या मिल रहा है, -x अपॉन y इज 2। अब ये बताओ, -x अपॉन y इज 2 मतलब -x इज इक्वल टू 2y, या फिर आप बोलो x इज इक्वल टू -2y, कैसे भी चलेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ। अब सर -x इज इक्वल टू 2y मतलब मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या, मेरा जो x इज इक्वल टू -2y भी लिख सकता हूँ मैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या बनेगा सर, -2y और y, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनेगा।
आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनेगा। अब ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये रहा स्लोप, लगाओ स्लोप पॉइंट फॉर्म, लगाओ इक्वेशन। यहां पॉइंट ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता ना अभी कि एक्स कितना है, और यहां तो सर दोनों आ गए। जनरली क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है, या तो एक्स या तो वाई। तो एक्स मिलेगा, फिर उसको कर्व के इक्वेशन में डाल के वाई मिलता है। यहाँ पे तो एक्स भी छुपा हुआ है, वाई भी छुपा हुआ है। आप ज्यादा में ज्यादा क्या कर सकते हो, फिर यहां से भी कुछ निकाल के लाओ इक्वेशन वगैरह, या फिर अब ये वैल्यू x इज इक्वल टू -2y डालो इधर। तो बताओ, इधर -2y डालूंगा तो -2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर, बराबर है। तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 5y स्क्वायर। 5y स्क्वायर मतलब ऑब्वियसली y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू +1 -1। तो y +1 -1, अगर y +1 है तो x -2 है, और y अगर -1 है तो x +2 है। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया फिर आपका, और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया। अब दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से यूज करो स्लोप और निकालो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन। क्या किया मैंने, समझा क्या आपको? मैंने बेसिकली स्लोप से टैंजेंट के स्लोप को इक्वल किया, कर्व के स्लोप को टैंजेंट के स्लोप से इक्वेट किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ तो दोनों वेरिएबल मिसिंग है और मुझे एक भी नहीं पता है। तो मैंने उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना दिया कि x इज इक्वल टू -2y, और फिर इस कर्व के इक्वेशन में x इज इक्वल टू -2y डाल दिया, क्योंकि वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस x की जगह पे मैंने -2y डाला, तो मुझे y पता चला। y की दो वैल्यू मिल रही है, लेकिन +1 भी -1 भी, तो उससे x की भी दो वैल्यू आएगी, +2 भी -2 भी। अब दोनों से इक्वेशन ढूंढेंगे। तो बताओ स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये वाला पॉइंट y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, दैट इज 2x + 4, उधर से इधर आके 5 होगा और वो y माइनस होगा, तो 2x - y + 5 इज इक्वल टू 0। 2x - y + 5, ये एक इक्वेशन आ गया बराबर। और कहीं दिया है कैसा इक्वेशन, नहीं, तो यही मेरा आंसर होगा। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो दूसरा इक्वेशन इससे बनेगा। बताओ, y - y1 दैट इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 लेंगे ना अपन, तो ये 2 आ रहा। हाँ, तो y - y1 यानी -+1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, दैट इज 2x - 4, तो ये -1 उधर आके -5, और ये भी उधर आके -y, तो हो जाएगा 2x - y - 5 इज इक्वल टू 0, और ये रहा दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन बनी, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो जब दो वैल्यूज मिसिंग है और आपके डेरिवेटिव में x और y दोनों आ गए, जैसे यहाँ पे देखो आप dy/dx आपका -x/y आ गया, सर ये तो दिक्कत हो गई। ऐसे केस में क्या करो, वो x और y के बीच रिलेशन बना लो, और वो x इज इक्वल टू y में क्या है वो निकालो, डालो कर्व के इक्वेशन में, वहां से y मिलेगा, y से x मिलेगा, और वो x और y की वैल्यू से इक्वेशंस बना लो। समझ गए? ठीक है, ये याद रखो। और बोलो। याद रहेगा नहीं? कहीं पे लिख के रख लो रनिंग नोट्स में, व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन ऑफ कर्व comes in both variables x and y, so find the relation between x and y and put that relation x as expressed in y into the curve equation, and then find y or x. Use that y, find x, or use that x, find y. You will get the point of tangency. It is possible that you will get 2 points. Make 2 equations, because कर्व को टैंजेंट तो ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है ना, तो दोनों टैंजेंट के इक्वेशंस आ गए। समझा? ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ू। और कोई सवाल पूछो जल्दी। बोलो। बोलना। 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये उधर भी एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में,
वहाँ इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू गलत दी हुई है, वो मिनिमम आता है बट मैक्सिमम नहीं आता है इसका। हाँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही आती है सिर्फ। अच्छा किसको चाहिए इसका मैक्सिमा मिनिमा, निकालो, निकालो। लो, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स लॉग एक्स। बोले इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढो, तो बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हाँ बोलो, लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स एक्स कट बचेगा वन, दैट इज लॉग एक्स प्लस वन। फिर डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन नहीं लिखना होता है, पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज वन अपॉन एक्स। कंसिडर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो log x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो log x इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसका बेस e लेने का। हाँ ये वाली जो बात है ना, ये भयंकर है, कि टाइम पे बच्चों को याद आई तो ठीक, एक ये वाली और एक ये वो वाली। ये क्या होगा, एक ये वाली भी यूज़ किया हमने काफ़ी बार, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी लगती है आपको, और कहीं कहीं पे इंटीग्रेशन में भी लग जाती है। और लॉग ही की जगह वन डालना है तो बेसिक है, ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। और जब बेस आपको नहीं दिया है और आपको ऐसा हो रहा है कि यार अभी ये एक्स कैसे निकालूं, अब इसमें एक्स कैसे निकालूं, लॉग एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स कितना ए, तो फिर क्या करने का, तो सर बेस ही ले लेने का, तो x इज इक्वल टू माइनस, अच्छा इसको पहले क्या करना है बोलो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होता है, दिस रेज टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो e रेज टू माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू वन अपॉन ई, सिंपल, x इज इक्वल टू वन अपॉन ई। अब x वन अपॉन ई आया तो इसको f डबल डैश एक्स में डालना है, तो f डबल डैश एक्स में इसको डालेंगे तो बताओ क्या होगा, वन अपॉन ई म्हणजेच ई, and e is not negative, so this is always positive, therefore f of x will be minimum at x is equal to 1 upon e, और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन ई इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन ई, दिस इज ई रेज टू माइनस वन आएगा आगे, ये हो गया वन, तो माइनस वन अपॉन ई इज द मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, और इस वैल्यू पर एफ ऑफ एक्स मिनिमा रहेगा। सर इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा ढूंढने के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। हाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, वो इसी का वेरिएशन है, वो हम यूज नहीं करते, उसी से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बना है। ऑब्वियसली यहाँ बात खत्म हो जाएगी, और कोई डाउट, बोलो, मन में रह जाएगा, एग्जाम में आ गया तो लगेगा पूछ लेते अच्छा रहता। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। इक्वेशन ऑफ tangent, नॉर्मल, increasing decreasing of anything, maxima minima of anything, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले जिसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या जिसका मैक्सिमा मिनिमा बोला है, पहले वो फंक्शन, पहले खुद को अस्तित्व में लाओ, फिर तुम कब इंक्रीजिंग होंगे, तुम कब डिक्रीजिंग होंगे, तुम्हारा मैक्सिमम कब आएगा, तुम्हारा मिनिमम कब आएगा, ये बात की बात है। पहले तुम तो आओ, तुम्हारे अंतर पंचर दिए हुए हैं उनको मिला जुला के पहले तुम्हारा फंक्शन बनेगा, समझा। रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बोला है, पर यूनिट कॉस्ट दिया है, तो पर यूनिट कॉस्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से, तो टोटल कॉस्ट आएगा, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन बनेगा। फिर उस टोटल कॉस्ट फंक्शन को आप मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो करना है वो कर सकते। पल्ले पड़ रही क्या बात है, बस। मेरे को तो और कुछ ऐसा लग नहीं रहा इसमें बताना है, आपको पूछना है तो पूछो, मैं बताता हूँ। इट टेक्स एफर्ट, इसमें एफर्ट्स लगेंगे, इसके एमसीक्यूज में भी एफर्ट्स लगेंगे, एमसीक्यूज आप बहुत फास्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सॉल्व हो जाएंगे, दे विल टेक टाइम, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो स्पीड कैन बी मैनेज। हाँ खत्म, चलो आगे, ये चलो बोलो, चैप्टर नंबर 5, नाम है उसका एक नंबर, बहुत भारी चैप्टर है, मेरा फेवरेट, आपका भी फेवरेट।
किसको किसको अच्छा लगता है इंटीग्रेशन? 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 6 तो अच्छा नहीं लगता। इंटीग्रेशन किसको किसको अच्छा लगता है सर? सर मुझे ना इंटीग्रेशन का स्पेलिंग छोड़ के कुछ नहीं आता। ऐसा कौन है, हाथ ऊपर कर। इंटीग्रेशन का स्पेलिंग आ जाता है सर, बाकी कुछ नहीं आता, ऐसा कौन है? सबको आता है मतलब। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। मैं तुम्हारा डेरिवेटिव हूं, तो तुम मेरे कौन हो? हमारा रिश्ता बताया मैंने। तुमको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो मैं आ जाऊंगा, तो मेरा इंटीग्रेशन निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो फिर तुम आ जाओगे। सारा खेल एक्स का है सर। यस। तो आइए इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। हाँ। अच्छा पहले आपसे पूछ ही लेते हैं, इंटीग्रेशन में कहाँ आपको स्पेसिफिक दिक्कत है ये बताओ। सर इंटीग्रेशन का ऐसा है ना, आप अभी पूछोगे आता है क्या, हम सोच में पड़ जाएंगे आता है क्या है। बट आप अगर एग्जाम्पल दोगे तो हम कुछ ना कुछ करके आपको बता देंगे क्या आ गया। एक आधी एग्जाम्पल ऐसा निकलेगा जहां पे हम फंस जाएंगे, एक आधी, वो भी देखा दिखाया रहा और आपकी मेमोरी अच्छी है तो याद आ जाएगा कि अरे हाँ इसमें +1 - 1 करते हैं, अरे ये तो तीन तीन तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो आप पार्शियल रैशनल कर लो, f'(x/f(x) कर लो, या फिर इसमें आप पी एक्स प्लस क्यू अपॉन a² + bx + c कर लो। बहुत सारे ऑप्शंस है, याद तो आती है चीजें, ऐसा नहीं कि याद नहीं आएगा। और जहां जरूरत मैंने वहां फॉर्मूला के लिए आपको शॉर्टकट्स बना के दिए, जहां जरूरत, बराबर है कि नहीं। तो वो आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्टकट आपको याद आएगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे आधा इधर आधा उधर किया है हमने, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। तो सबसे पहले तो निगेटिव बात है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन के बाहर जाना चाहते हो, तो u और v यानी हम सब, तो मैं हमेशा आपको इंटीग्रेशन के अंदर लाना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला बन जाता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u। मैं चाहना तो आप डेढ़ चाहने, मैं आपको बड़े इंटीग्रेशन में लाता हूँ तो आप खुद को डेरिवेटिव लगा देते हो क्योंकि आपको डेरिवेटिव अच्छा लगता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx होल का dx बन गया u इंटू वी। लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए लाई करना पड़ेगा। देखो कोई भी फॉर्मूलाज याद रखने हैं तो आपको पचाने पड़ेंगे, और लाई से हल्का क्या हो सकता है, ठीक है ना। लाई मालूम है आपको क्या होता है? लाया, मुरमुरा लाया, ऐसा। ओके। तो मुझे अब ये जानना है पहले तो कि आपको इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, हाँ बोलो। ओके। कौन से कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में दिक्कत आती है? हम्म। क्या आप उस कॉम्प्लिकेटेड सम को एटलीस्ट इतना क्लासिफिकेशन कर पाते हो क्या कि वो चारों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से कोई एक है, या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² + bx + c है, या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन a² + bx + c है, या स्क्वायर रूट ऑफ x² - a² है, या स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² है, या स्क्वायर रूट ऑफ x² + a² है, या इंटीग्रेशन u इंटू वी है, या फिर वहां पर इंटीग्रेशन पार्शियल फॉर्म करके होने वाला है। एटलीस्ट इतना समझ में आता है, क्लासिफिकेशन हो पाता है क्या, तो दिक्कत क्या है? चलो एक काम करते हैं फिर, अपन शुरुआत ऐसी नहीं करते, मैं फॉर्मूलाज की बात बाद में कर लूँगा। शुरुआत अपन ऐसी करते हैं कि मैं ना ऐसे 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 करता हूँ, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन पे रोकता हूँ, ओके। और जिस क्वेश्चन पे रुका आप बताओ वो क्वेश्चन में क्या करना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ही है ना, हाँ। ये मैं रुका, चलो। इंटीग्रेशन √1, अच्छा भारी क्वेश्चन पे रुके आप। इंटीग्रेशन √1 + x अपॉन x, ठीक है। ध्यान से सोचेंगे कि इधर क्या क्या किया जा सकता है, और कोशिश करेंगे कि ये इंटीग्रेट हो जाए।
पहले तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है कि नहीं, यहाँ से शुरुआत होगी। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन सर फॉर्मूलाज है, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन 1/x, ये बेसिक फॉर्मूलाज है। हाँ वैसा तो कुछ लग तो नहीं रहा है सर, फिर क्या करूँ बताओ, कोशिश करो। सर जनरली स्क्वायर रूट्स में हम रैशनलाइज करते हैं सर, रैशनलाइज का कोई ऑप्शन नहीं क्या सर, देखो वो देख लो सर, एक्स डिनोमिनेटर बांट देंगे तो एक जगह 1/x हो जाएगा, एक जगह प्लस x/x हो जाएगा, एक्स एक्स कट होके 1 बचेगा, तो 1/x + 1 हो जाएगा, उसका क्या चार डालेंगे। कौन थिंक, अभी आप बोले इंटीग्रेशन अच्छा लगता है, अभी आपके बात लग गई। और क्या कर सकते हैं बताओ यहाँ, इसको होल रेस टू 1/2 लिख दिया तो क्या होगा, इसको अगर मैंने होल रेस टू 1/2 लिखा तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा क्या, आप बताओ। चलो ये कौन से कैटेगरी में बैठ रहा है ये तो दिखने की कोशिश करो एटलीस्ट, कौन से टाइप में बैठ रहा है। चलो बोलो, बहुत भूख लग रही है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज है, सॉल्व एग्जाम्पल, फिर आपने होमवर्क किया होगा, ये हमने यहाँ नहीं सॉल्व किया होगा इसको, और इम्पोर्टेंट भी मार्क किया हुआ है हमने। हाँ क्या क्वेश्चन पे रुके, जबरदस्त, क्या आ गया। यस एनीबडी, 1 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, इसको 1 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, बोलो इससे क्या होगा, ऊपर 1 + x ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट से स्वाहा, एकदम भारी आइडिया, और नीचे स्क्वायर रूट रहेगा। बस ये कैटेगरी चाहिए थी मुझे कि ये px + q/√ax² + bx + c वाला बन जाएगा, हो गया सॉल्व। ये पहले दो कदम, बट किसको समझाए सर, ये 1 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली दिस 1 + x इंटू 1 + x विल बिकम 1 + x ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट बांट देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ऊपर से हट जाएगा, तो बेसिकली ये हो ऐसा जाएगा, ये देखो अब लिख के दिखा देते हैं आपको, नीचे x था ना सिर्फ, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 + x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 + x, या लिखते वक्त ऐसा ही लिख दो अब x² + x, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ, तो आना चाहिए आपको। अब सर ये px + q/ax² + bx + c की फॉर्म में आ गया है कि नहीं, हाँ, तो क्या करेंगे, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तो बताओ x + 1 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2x + 1 प्लस b, x + 1 इज इक्वल टू 2ax + a + b, तो बोलो ना 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2, सॉरी 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2, a + b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/2, a आधा, एक में से आधा गया तो b आधा, a आधा b आधा, तो बताओ x + 1 कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 2x + 1 + 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² + x है, तो ऑब्वियसली दिस होल अपॉन, तो डिनोमिनेटर बांट दूं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x² + x, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ x² + x, इंटीग्रेशन इधर dx dx, जम रहा है ना, इंटीग्रेशन भी बांट दिया। अच्छा बताओ, इधर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर 1/2 तो कांस्टेंट बाहर, इधर नीचे लिख देता हूँ। अब बताओ नीचे का अंदर का डेरिवेटिव ऊपर, तो ये f'(√f(x) है, दैट विल बिकम 2√f(x), बाद में प्लस ही आएगा, प्लस ये 1/2 बाहर, इधर बोलो क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट 1 करने का,
एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और लेस करने का, ऐड वाली टर्म एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसके साथ, एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो लेस वाली टर्म उसके साथ, 1/4 सॉरी, ऑब्वियसली 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड और लेस करने का। अब बताओ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/2 1/स्क्वायर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर रूट, बीच वाले की साइन, आखिरी वाले का स्क्वायर रूट, होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको भी लिखो वैसा ही। हाथ ऊपर करो, कौन मुझे 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बता सकता है? जिसे फॉर्मूला याद नहीं उसका तो कोई काम ही नहीं है। हाँ बोलो, 1/2a लॉग ऑफ, बोलो अनुष्का बराबर है, नालायक है अनुष्का, स्क्वायर रूट में 1/2a नहीं आता। 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट, चारों बताओगे, नहीं बताया तो कल 50 बार लिख के लाने पड़ेंगे। हेलो, बोलो ना। यस, log of mod of x प्लस डिनोमिनेटर, तो ये क्या मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकता हूँ? हाँ, समझ रहा है ना, मॉड कंप्लीट प्लस सी, ऐसा इसका जवाब आएगा। ये समझा कि नहीं समझा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1/2 तो एक्स प्लस 1/2 प्लस डिनोमिनेटर, तो ये पूरा लिखना था मेरे को एक्चुअली, लेकिन ये म्हणजे चाहिए तो सिंप्लीफाई करो तो वो आएगा, और ये म्हणजे चाहिए, म्हणजे वाघाचे पंजे। और इसको सॉल्व करना है तो और कर सकते हैं आगे। आंसर देखोगे इसका? ये इतना लिखा है ना, ये देखो वैसे ही लिखा है आपने जैसे ही। और बोलो, और रोकते हैं अभी कहीं पे भी, आप बताओगे अभी। ऐसे करके कर, ये रुका, अरे ये तो बहुत ईजी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट के आपका स्क्वायर, हाइड्रोलिस करना पड़ेगा इधर, नालायक, डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा इधर। तो 9√9 बाहर निकलेगा पहले डिनोमिनेटर से, तो 1/√9 यानी 1/3 बाहर, अंदर बचेगा 1/√x² प्लस 5/3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर प्लस सी। बात खत्म, विषय खत्म। और समझा? और बोलो। सर हम क्या बोले, आप ही रोक रहे हो। नहीं, अरे यार बोलो इसमें क्या करेंगे? सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, वो 1 ही है, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और लेस, एक जगह परफेक्ट इक्वेशन स्क्वायर बनेगा, एक जगह कांस्टेंट आएगा उसका परफेक्ट इक्वेशन लिखो, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से एक भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा? अच्छा, फॉर्मूला क्या है वो? आधा इधर आधा उधर, एक्स इधर ए स्क्वायर इधर, क्वेश्चन इधर, उसका 1/, का फॉर्मूला होगा, 1/, वाला आना चाहिए, लेकिन याद आ रहा है? मस्त आइडिया है सर, पर ये आप क्या कर सकते हैं मालूम है क्या? इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक है एक पेपर पे लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो ये 129 से 148 तक है एग्जांपल, 129-148, मम्मी के पास जाओ, मम्मी कोई भी पेज नंबर बोलो इधर से इधर तक, क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है? उन्होंने बोला 135, जाओ 135 पे, 135 पे गए, वो 135 पेज नंबर निकाल के उनको दे दो, बोलना इसमें से कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन देखो और मेरे को बताओ। फिर वो क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करने का सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। आपको फिर एग्जाम में ना बराबर याद आएगा कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्योंकि आप सोचने पे मजबूर कर रहे हो।
जब आप यहाँ से कर रहे हो ना तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लो में क्वेश्चन लिखा होता है, तो आपको पहले से दूसरा, दूसरे तीसरा रिलेट हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें यही करना है, इसमें यही करना है। ऐसे जब रैंडमली एक एक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें क्लियर हो। या फिर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो सारे, उसमें भी आपको मिक्स होके मिलेगा क्वेश्चन, डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन रहेगा, तो ऑटोमेटिकली सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि करना क्या है। ठीक है, ओके। और देखने कोई क्वेश्चन? ये रुका, ये तो फालतू है, फालतू है ना, रुका। हाँ बोलो, चलो मस्त क्वेश्चन। ये रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला क्वेश्चन है, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो था ये डेंजर है, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को याद आ गई एक्सरसाइज ही, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ई रेस टू एक्स लाना पड़ता है, आता है, और वो भारी है ये क्वेश्चन। याद आ रहा है कुछ आपको? ये सब्सटीट्यूशन करके इसमें ई रेस टू एक्स लाते हैं अपन, बट पहले ये बता रहे थे आप, बोला सॉल्व करना है, मेरे को जानना है कि ये, मेरे को ये तो समझ गया कि ये ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, उससे हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर u इंटू वी करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करूँगा u इंटू वी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डिवीजन हमें आता नहीं है, तो फालतू हो जाएगा, वो नहीं करना है वैसे, तो फिर क्या करें, कैसे सॉल्व करें सर? ये -1 को हम लिख देंगे +1 - 2, हो गई नहीं यहाँ पार, इसको ये समझ गया, क्योंकि जब आप ये डिनोमिनेटर अब बांटोगे तो यहाँ तो एक एक कट हो जाएगा, बचेगा 1/x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, और भगवान दया से 1/x+1 ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/x+1 ब्रैकेट क्यूब भी होता है। पूछ लो डेरिवेटिव के सर को जाके आपके, बराबर बताएंगे आपको। बन गया फॉर्मूला, हो गया सॉल्व। बट ये पहली स्टेप, -2 + 1 करना मैच है, समझ में आ रहा? अच्छा ये कैसे समझा? तो x+1 क्यूब नीचे था, तो x+1 कैंसिल करके अगर ये स्क्वायर तो उधर क्यूब हरे, हाँ 1/x का डेरिवेटिव -1/x², 1/x³ का डेरिवेटिव -2/x³, ऐसा होता है, बराबर हो जाएगा। 1/x² का डेरिवेटिव, सॉरी मैंने क्यूब बोल दिया, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³, ऐसे आ रहा है। तो ऐसे आप रैंडमली क्वेश्चंस निकाल निकाल के कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, कल आपसे जब मिलूंगा तो मैं फॉर्मूलाज बताने नहीं वाला हूँ आपको। ये फॉर्मूला बुक आज घर पे जाके इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद करने, मैं आपसे सीक्वेंस में फॉर्मूलाज पूछते जाऊंगा, बताओ पहले ये फिर वो फिर वो फिर वो फिर वो, आपको फॉर्मूलाज बताने, कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बस लिखते जाऊंगा, आप बोलते जाओगे, ऐसे हम फॉर्मूला सारे रिवाइज करेंगे इसके, और फिर आप जो बोलोगे वो क्वेश्चन करवा देंगे, और क्या। अच्छा आप इसमें क्या कर सकते हो, और एक बात, आज ही जब आप फॉर्मूला रिवाइज करो उसके बाद स्टार्ट टू एंड सारे एक्सरसाइज और सारे सॉल्व एग्जाम्पल देखो, आपको अब इतना देख के कैटेगराइज तो करते ही आएगा कि ये वाला बहुत आसान है और ये वाला डिफिकल्ट है, इसमें मीडियम वाला कोई है ही नहीं, या तो बहुत आसान है या तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं कि वो डिफिकल्ट है, उसका पहला स्टेप डिफिकल्ट है बस, कि पहली स्टेप याद नहीं आती। तो वो कौन से क्वेश्चन है जिसकी पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है, उनके क्वेश्चन नंबर्स की एक लिस्ट बना लो, एक पेपर पे लिख लो, और एग्जाम में जाने के पहले दिन वो सारे क्वेश्चन, एग्जाम में जाने से 2 घंटे पहले वो सारे क्वेश्चन देख के जाना, क्योंकि उसमें से अगर कुछ इंटीग्रेशन से आ गया तो आपको पहला स्टेप याद आ जाएगा, पहला स्टेप याद आया तो बाकी तो आप ऐसे ही कर लोगे। ऐसा ये भी एक चीज़ आप कर सकते हो कि आपने ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कुछ तो पहला स्टेप अलग उठाना पड़ता है, जो मैंने पहला ही क्वेश्चन निकाला √1 + x/x, तो वह अच्छा उसको अब उसके बाजू में ये भी लिख के रखो कि ऐसा क्वेश्चन आया तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर आना चाहिए, तो उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना, ये हमने किया था, तो वो पैटर्न याद रखो, वो पैटर्न दूसरी जगह कहीं अप्लाई हो सकता है तो कर दो ऐसे, ठीक है। बाकी डरो मत, आपको देखा दिखाई क्वेश्चन आएगा, 99% आपका पेपर देखा दिखाया रहेगा, एमसीक्यूज की कोई बात नहीं कर सकते हम, एमसीक्यूज आपको टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने पड़े, ठीक है। तो आज तो यार रुकते हैं, कल आके इंटीग्रेशन से आगे बात बढ़ाएंगे।